से मेहता अपने परिवार के साथ प्रयागराज में रहते थे। वह एक कार्यालय में बाबू का काम करते थे और अपने काम में बड़े ही तल्लीन रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी सुनीता और एक पुत्र था जिसका नाम जयकृष्ण था। जयकृष्ण बाहर विश्वविद्यालय में पढ़ने गया हुआ था और मुंशी जी एक दफ्तर में बड़े बाबू का काम किया करते थे। वह तो बेचारे दफ्तर में बैठे कागजों से सिरमारा करते थे, जबकि उनके अन्य सहकारी स्वामी के दरबार में हाजिरी लगा देते थे। इसका फल यह होता था कि स्वामी के सेवक तो तरक्कियां पा जाते थे, परंतु सेवक मेहता साहब किसी न किसी अपराध में निकाल दिए जाते थे। ऐसे कटु अनुभव उन्हें अपने जीवन में कई बार हो चुके थे। वह काफी निराश और उदास होकर घर पर बैठे हुए थे, लेकिन अब की बार राजा साहब ने उन्हें एक अच्छा ओहदा प्रदान किया तो उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि अब वह भी स्वामी का रुख देखकर काम किया करेंगे। उनके स्तुतिगान में ही अपने भाग्य को भाग्य समझा करेंगे। और हुआ भी ऐसा। इसी प्रतिज्ञा को उन्होंने कुछ इस तरह से निभाया कि 2 साल भी न गुजरे थे कि राजा साहब ने उन्हें अपना दीवान बना लिया। दीवान का क्या कहना, वेतन तो 500 रुपए मासिक ही था, मगर अख्तियार बड़े लंबे थे। राई का पर्वत करो या पर्वत से राई, कोई पूछने वाला न था। राजा साहब भोग विलासी आदमी थे, भोग विलास में पड़े रहते थे। राज्य संचालन का सारा भार मिस्टर मेहता पर ही था। रियासत के सभी अमले और कर्मचारी उन्हें दंडवत प्रणाम करते थे। बड़े बड़े रईस नजराने देते थे, यहाँ तक कि रानियां भी उनकी खुशामद करती थीं। कभी कभी राजा साहब उग्र प्रकृति के मनुष्य थे, कभी कभी वह मेहता को डांट फटकार भी लगाते थे, परंतु मेहता ने अपनी सफाई में एक भी शब्द मुंह से निकालने की कसम खा ली थी। सिर झुकाकर सुन लेते। राजा साहब की क्रोधाग्नि ईंधन न पाकर शांत हो जाती। गर्मियों के दिन थे, पॉलिटेक्निक एजेंट का दौरा था। राज्य में उनके स्वागत की तैयारियां हो रही थी। राजा साहब ने मेहता को बुलाकर कहा, मेहता जी, मैं चाहता हूं कि साहब बहादुर यहाँ से मेरा कलमा पढ़ते हुए जाएं। मेहता ने सिर झुकाकर विनती भाव से कहा, चेष्टा तो ऐसी ही कर रहा हूँ अन्नदाता। चेष्टा तो सभी करते हैं, मगर वह चेष्टा कभी सफल नहीं होती। मैं चाहता हूँ तुम दृढ़ता के साथ कहो कि ऐसा ही होगा। हाँ सरकार, ऐसा ही होगा। रुपए की परवाह मत करो, जो हुक्म। कोई शिकायत न आए, वरना तुम जानोगे वह हुजूर को धन्यवाद देते जाए तो ही सही। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ सरकार। जान लड़ा दूंगा दीन बंधु। अब मुझे संतोष हुआ। राजा साहब इतना कहकर चले गए। इधर तो पॉलिटेक्निक एजेंट का आगमन था, उधर मेहता का लड़का जयकृष्ण गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए अपने माता पिता के पास आया हुआ था। मिस्टर मेहता की नियुक्ति के बाद अब वह पहली बार आ रहा था, तो राजा साहब ने उसे खास तौर पर राजमहल में बुलाया था और उससे जी खोलकर बातें की थीं। उसे अपने साथ शिकार खेलने भी ले गए थे। जयकृष्ण पर राजा साहब के साम्यवादी विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ा था। उसे ज्ञात हुआ कि राजा साहब केवल देशभक्त ही नहीं, क्रांति के समर्थक भी हैं। लेकिन अब की यहाँ उसने कुछ और ही रंग देखा था। रियासत के हर एक किसान और जमींदार से इस बार जबरन चंदा वसूल किया जा रहा था। सिपाही गांव-गांव चंदा उगाही फिरती थी। रकम दीवान साहब नियत करते थे। वसूल करना सिपाहियों का काम था। फरियादी की कहीं सुनवाई न थी। चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी। हजारों मजदूर सरकारी इमारतों की सफाई, सजावट और सड़कों की मरम्मत में बेगार कर रहे थे। बनियों से डंडों के जोर से रसद जमा की जा रही थी। जयकृष्ण को यह सब देखकर आश्चर्य हो रहा था कि यह क्या हो रहा है। राजा साहब के विचार और व्यवहार में इतना अंतर कैसे हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि महाराज को इन अत्याचारों की खबर ही नहीं हो?
या उन्होंने जिन तैयारियों का हुक्म दिया हो उनकी तामील में कर्मचारियों ने अपनी कारगुजारी की धुन में या अनर्थ कर डाला हो। वह घर आकर यही सब सोच रहा था। रात भर तो उसने किसी तरह सब्र किया। प्रातःकाल उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी आपने राजा साहब को इन अत्याचारों की सूचना नहीं दी? मेहता जी को स्वयं इस अनीति से ग्लानि होती थी। वह स्वभाव से दयालु मनुष्य थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें आसक्त कर रखा था। दुखी स्वर में बोले, राजा साहब का यही हुक्म है तो क्या किया जाए? तो आपको ऐसी दशा में अलग हो जाना चाहिए था। आप जानते हैं यह जो कुछ हो रहा है उसकी सारी जिम्मेदारी आपके सिर पर लादी जा रही है। प्रजा आप ही को अपराधी समझती है। मैं मजबूर हूँ बेटा। मैंने कर्मचारियों से बार बार संकेत किया कि यथासाध्य किसी पर सख्ती न की जाए, लेकिन हर एक स्थान पर मैं मौजूद तो नहीं रह सकता न। अगर प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करूं तो शायद कर्मचारी लोग महाराज से मेरी शिकायत कर दें। ये लोग ऐसे ही अवसरों की ताक में तो रहते हैं। उन्हें तो जनता को लूटने का कोई बहाना चाहिए। जितना सरकारी कोष में जमा करते हैं उससे ज्यादा अपने घर में रख लेते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता। जय कृष्ण ने भी उत्तेजित होकर कहा, तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? मेहता साहब लज्जित होकर बोले, बेशक मेरे लिए मुनासिब तो यही था, लेकिन जीवन में इतने धक्के खा चुका हूँ कि अब और सहने की शक्ति नहीं रही। यह निश्चय है कि नौकरी करके मैं अपने को बेदाग नहीं रह सकता। धर्म और अधर्म, सेवा और परमार्थ के झमेलों में पड़कर मैंने बहुत ठोकरें खाई हैं। मैंने देख लिया कि दुनिया दुनियादारों के लिए है जो अवसर और काल देखकर काम करते हैं। सिद्धांतवादियों के लिए यह अनुकूल स्थान नहीं है। जय कृष्ण ने भी तिरस्कार भरे स्वर में पूछा, मैं राजा साहब के पास जाऊं? क्या तुम समझते हो राजा साहब से यह बातें छिपी हुई है? संभव है कि प्रजा की दुख कथा को सुनकर उन्हें कुछ दया आए। मिस्टर मेहता को इसमें क्या आपत्ति हो सकती थी? वह तो खुद चाहते थे किसी तरह अन्याय का बोझ उनके सिर से खुद उतर जाए, लेकिन यह भय अवश्य था कि कहीं जय कृष्ण की सत्प्रेरणा उनके लिए हानिकारक न हो जाए और कहीं उन्हें इस सम्मान और अधिकार से हाथ न धोना पड़े। कुछ सोचकर बोले, यह ख्याल रखना कि तुम्हारे मुंह से कोई ऐसी बात न निकल जाए जो महाराज को अप्रसन्न कर दे। जय कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह ऐसी कोई बात न करेगा, मगर उसे खबर क्या थी कि आज के महाराज साहब वह नहीं है जो 1 साल पहले थे। यही सोचकर वह राजमहल जा पहुंचा। उसने ड्योरी पर पहुंचकर अपनी इत्तला करवाई तो पता चला कि महाराज कुछ दिनों से अस्वस्थ हैं। जब वह लौटने लगा तो महाराज ने उसे बुलावा भेजा। जब वह पहुंचा तो महाराज को सलाम किया। महाराज भी खुशी के मूड में थे। बोले, तुम खूब आए भाई, कहो मैच देखा या नहीं? मैं तो इन बखेड़ों में ऐसा फंसा हूँ कि जाने की नौबत नहीं आई। अब तो यही दुआ कर रहा हूँ कि किसी तरह एजेंट साहब खुश होकर रुखसत हो जाएं। मैंने जो भाषण लिखवाया है वह जरा तुम भी देख लो। मैंने इस राष्ट्रीय आंदोलन की खूब खबर ली है और हरिजन जनों पर भी छींटे उड़ा दिए हैं। जय कृष्ण ने अपने आवेश को दबाकर कहा, राष्ट्रीय आंदोलनों की आपने खबर ली या अच्छा किया। राजा साहब ने इतना कहते हुए अपने भाषण की एक प्रति मेज की दराज से निकालकर जय कृष्ण के सामने रख दी, परंतु जय कृष्ण के लिए इस भाषण में अब कोई आकर्षण न था और अपनी विपुलता का डंका फूंकते हुए बोला, मैं राजनीति के रहस्यों को भला क्या समझूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि चाणक्य के ये वंशज इन चालों को खूब समझते हैं और कृत्रिम भावों का उन पर कोई असर नहीं होता, बल्कि इससे आदमी उनकी नजरों में और भी गिर जाता है। अगर एजेंट को मालूम हो जाए कि उसके स्वागत के लिए प्रजा पर कितने जुल्म उठाए जा रहे हैं तो शायद वह यहाँ से प्रसन्न होकर न जाए। फिर मैं तो प्रजा की दृष्टि देखता हूँ। एजेंट की प्रसन्नता आपके लिए लाभप्रद हो सकती है, प्रजा को तो इससे हानि ही होगी। राजा साहब अपने किसी काम की आलोचना नहीं कर
सकते थे। तिरछी आंखों से देखकर बोली, क्या हानि होगी, जरा मैं भी तो सुनूं। जय कृष्ण समझ गया कि क्रोध की मात्रा अधिक हो गई है। संभल कर बोला, इसे आप मुझसे ज्यादा समझते हैं, मेरी बुद्धि इतनी प्रखर नहीं है, आप बुरा मान जाएंगे। क्या तुम समझते हो मैं बारूद का ढेर हूँ? बेहतर है आप इसे न पूछें, तुम्हें बतलाना ही पड़ेगा। इसी वक्त जय कृष्ण यह धौंस क्यों सहने लगा। बोला, अभी आपके दिल में पॉलिटेक्निक एजेंट का कुछ भय है। आप प्रजा पर जुल्म करते डरते हैं। जब वह आपके एहसानों से दब जाएगा, आप स्वच्छंद हो जाएंगे और प्रजा की फरियाद सुनने वाला कोई न रहेगा। राजा साहब क्रोधित होते हुए बोले, मैं एजेंट का गुलाम नहीं हूँ कि उससे डरूं। कोई कारण नहीं है कि मैं उससे डरूं। बिल्कुल कारण नहीं है। मैं पॉलिटेक्निक एजेंट की इसलिए खातिरदारी करता हूँ कि वह हिज मजिस्ट्रेट का प्रतिनिधि है। मेरे और हिज मजिस्ट्रेट के बीच में भाईचारा है। एजेंट केवल उनका दूत है। मैं केवल नीति का पालन कर रहा हूँ। मैं विलायत जाऊँ तो हिज मजिस्ट्रेट भी इसी तरह मेरा सत्कार करते हैं। मैं क्यों डरूं? मैं अपने राज्य का स्वतंत्र राजा हूँ। जिसे चाहूँ फांसी दूं। मैं किसी से क्यों डरने लगा? डरना ना मर्दों का काम है। मैं ईश्वर से भी नहीं डरता। मैं तुम्हारी तरह कॉलेज का मुफत छात्र नहीं हूँ कि क्रांति और आजादी की हाँक लगाता फिरूं। तुम क्या जानो क्रांति क्या चीज है? तुमने केवल उसका नाम सुन लिया है, उसके लाल दृश्य आंखों से नहीं देखे। बंदूक की आवाजें सुनकर तुम्हारा दिल कांप उठेगा। क्या तुम चाहोगे मैं एजेंट से कहूँ आपके आने की जरूरत नहीं? मैं इतना आतिथ्य सुन नहीं हूँ। मैं भी अंधा नहीं हूँ, अहमक नहीं हूँ। प्रजा की दशा का मुझे तुमसे कहीं अधिक ज्ञान है। तुमने उसे बाहर से देखा होगा, मैं उसे नित्य भीतर से देखता हूँ। तुम मेरी प्रजा को क्रांति का स्वप्न दिखाकर उसे गुमराह नहीं कर सकते। तुम मेरे राज्य में विद्रोह और असंतोष के बीज नहीं हो सकते। तुम्हें अपने मुंह पर ताला लगाना होगा। तुम मेरे विरुद्ध एक शब्द भी मुंह से निकाल नहीं सकते, चू भी नहीं कर सकते। राजा साहब क्रोधित होकर बोल रहे थे। मालूम होता था जैसे प्रेतलोक का कोई पिशाच राजा साहब के शरीर पर सवार हो गया हो। जय कृष्ण की सारी उदंडता हवा हो गई। राजा साहब को इस उन्माद की दशा में उसने कभी न देखा था। उसने भी राजा साहब को मुंहतोड़ जवाब दिया। बोला, मैं अपनी आंखों से यह अत्याचार देखकर मौन नहीं रह सकता। तुम्हें यहाँ जबान खोलने का कोई हक नहीं है। राजा साहब भी आवेश में आकर बोलने लगे। प्रत्येक विचारशील मनुष्य को अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का हक है। आप वह हक मुझसे नहीं छीन सकते। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें अभी जेल में बंद कर सकता हूँ, आप मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। राजा साहब और जय कृष्ण में तेहसबाजियां होने लगी। उसी समय मेहता बदहवास कमरे में पहुंच आए और जय कृष्ण की ओर कोप भरी आंखें उठाकर बोले, कृष्णा अभी के अभी निकल जा यहाँ से। अभी मेरी आंखों से दूर हो जा और खबरदार फिर मुझे अपनी सूरत न दिखाना। मैं तुझ जैसे कपूत का मुंह देखना नहीं चाहता। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, बेअदब कहीं का। अब अगर जबान खोली तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। जय कृष्ण ने हिंसा विक्षिप्त पिता को घृणा की ओर से देखा और अकड़ता हुआ गर्व से सिर उठाया, दीवाने खास से बाहर निकल गया। राजा साहब ने कहा, बदमाश आदमी है, पल्ले सिर का बदमाश है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा खतरनाक आदमी एक क्षण के लिए भी रियासत में मौजूद रहे। तुम मुझसे जाकर कहो इसी वक्त यहाँ से चला जाए, वरना उसके हक में अच्छा न होगा। मैं केवल आपकी मुरव्वत से गम खा गया, नहीं तो इसी वक्त उसका मजा चखा सकता था। केवल आपकी मुरव्वत ने हाथ पकड़ लिया। आपको तुरंत निर्णय करना पड़ेगा। इस रियासत की दीवानी या आपका लड़का। अगर दीवानी चाहती हो तो तुरंत उसे रियासत से निकाल दो और कह दो कि फिर कभी रियासत में पाँव न रखे। लड़के से प्रेम है तो आज ही रियासत से निकल जाइए। आप यहाँ से कोई चीज नहीं ले जा सकते हैं, एक पाई की भी चीज नहीं। जो कुछ है वह रियासत की चीज है। बोलिए क्या मंजूर है?
मिस्टर मेहता ने क्रोध के आवेश में जय कृष्ण को डांट तो बतलाई थी, परंतु यह न समझते थे कि मामला इतना दूर खींचेगा। एक क्षण के लिए वह सन्नाटे में आ गए, सिर झुकाकर परिस्थितियों पर विचार करने लगे। राजा उन्हें मिट्टी में मिला सकता है, वह यहाँ बिल्कुल बेबस है, कोई उनका साथी नहीं है, कोई उनकी फरियाद सुनने वाला नहीं है। राजा उन्हें भिखारी बनाकर छोड़ देगा। इस अपमान के साथ निकाले जाने की कल्पना करके वह कांप उठे। रियासत में उनके बैरियों की कमी न थी, सबके सब मुसलो ढोल बजाएंगे। जो आज उनके सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं, कल शेरों की तरह गुर्राएंगे। फिर इस उम्र में अब उन्हें नौकर ही कौन रखेगा? निर्दयी संसार के सामने क्या फिर उन्हें हाथ फैलाना पड़ेगा? नहीं, इससे तो यही कहीं अच्छा है कि वह यहीं पड़े रहें। कुछ सोचकर कंपित स्वर में बोले, मैं आज ही उसे घर से निकाल देता हूँ अन्नदाता। आज नहीं, इसी वक्त। हाँ सरकार, इसी वक्त निकाल दूंगा, हमेशा के लिए। हाँ, हमेशा के लिए। अच्छी बात है, तो जाइए और आधे घंटे के अंदर मुझे सूचना दीजिए। मिस्टर मेहता घर चले तो मारे क्रोध के उनके पांव कांप रहे थे, देह में आग सी लगी हुई थी। इस लड़के के कारण आज उन्हें कितना अपमान सहना पड़ा था। गधा चला है यहाँ अपने साम्यवाद का राग कलापने। अब बच्चा को मालूम होगा जबान पर लगाम न रखते थे और न रखने का क्या नतीजा होता है। मैं क्यों उनके पीछे पीछे गली गली ठोकरें खाऊं? हाँ, मुझे यह पद और सम्मान प्यारा है, क्यों न प्यारा हो। इसके लिए बरसों एड़ियां रगड़ी है, अपना खून और पसीना एक किया है। जब किसी बात का उपाय मेरे पास नहीं है तो इस मुआवजे के पीछे क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं? रास्ते भर यही सोचते हुए चले आ रहे थे। घर पहुंचते ही जय कृष्ण को पुकार लगाई। सुनीता ने कहा, जय कृष्ण तो तुमसे पहले ही राजा साहब के पास गया था, तब से यहाँ नहीं लौटा। अब तक यहाँ नहीं आया। वह तो मुझसे पहले ही चल चुका था। वह फिर बाहर आए और नौकरों से पूछताछ करना शुरू किए। अब भी उसका पता न चला। वह सोचने लगी, मारे डर के कहीं छिप गया होगा। राजा साहब ने आधे घंटे में इतला देने का हुक्म दिया है। यह लड़का न जाने क्या करने पर लगा हुआ है। आप तो जाएगा ही, मुझे भी अपने साथ ले डूबेगा। सहसा एक सिपाही ने एक पुर्जा लाकर उनके हाथों में रख दिया। अच्छा, यह तो जय कृष्ण की लिखावट है। क्या लिखा है? वह पढ़ने लगी। जय कृष्ण ने लिखा था, इस दुर्दशा के बाद मैं इस रियासत में एक क्षण भी नहीं रह सकता। मैं जाता हूँ। आपको अपना पद और मान अपनी आत्मा से ज्यादा प्रिय है। आप खुशी से उसका उपभोग कीजिए। मैं फिर आपको तकलीफ देने न आऊंगा। अम्मा से मेरा प्रणाम कहिएगा। मेहता साहब पुर्जा लाकर सुनीता को दिखाने लगे और खिल होकर बोले, इसे न जाने कब समझ आवेगी, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। अब लाला को मालूम होगा दुनिया में किस तरह रहना चाहिए। बिना ठोकरे खाए आदमी की आंखें नहीं खुलती। मैं ऐसे तमाशे बहुत खेल चुका हूँ। अब इस खुरापात के पीछे अपना शेष जीवन नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ। और तुरंत राजा साहब को सूचना देने चले गए। दम से दम में सारी रियासत में यह समाचार फैल गया। लोग बाजारों और चौराहों पर खड़े होकर इस कांड पर आलोचनाएं कर रहे थे। एक आदमी बोला, वह आदमी नहीं थे, देवता था भाई। उसे किसी देवता का अवतार ही समझो। महाराज के पास जाकर बेधड़क बोला, अभी बेगा बंद कीजिए वरना शहर में हंगामा हो जाएगा। राजा साहब की तो जबान बंद हो गई। बंगले झांकने लगे, शेर शेर है, उम्र तो कुछ नहीं पर आफत का परवला है। दूसरा बोला, वह यह बेगा बंद करा के ही रहता हमेशा के लिए। राजा साहब को भगाने की राह न मिली तो सुना झिझियाने लगे थे। मुद्दा इसी बीच में दीवान साहब पहुंच गए।
और उसे देश निकालने का हुक्म दे दिया। यह हुक्म सुनकर उनकी आंखों में खून उतर आया था, लेकिन बाप का अपमान न किया। पहला बोला, ऐसे बाप को तो गोली मार देनी चाहिए। बाप है या दुश्मन, वह कुछ भी हो, है तो बाप ही। तरह तरह की इसी तरह लोग चर्चाएं किया करते थे। इधर सुनीता सारे दिन घर में बैठी बैठी रोती रही, जैसे कोई उसके कलेजे में बर्छियां चुभा दी हो। वह सोचती थी, बेचारा न जाने कहाँ चला गया, अभी जलपान तक न किया था। चूल्हे में जाए ऐसा भोग और विलास, जिसके पीछे उसे बेटे को त्यागना पड़े। हृदय में ऐसा उद्वेग उठा कि इसी दम पति और पति के घर को छोड़कर रियासत से निकल जाए, जहाँ ऐसे नरपिशाचों का राज्य है। इन्हें अपनी दीवानी प्यारी है, उसे लेकर रहे। वह अपने पुत्र के साथ उपवास करेगी, पर उसे आंखों से देखती तो रहेगी। एकाएक वह उठकर महारानी के पास चली। वह उनसे फरियाद करेगी, उन्हें भी ईश्वर ने बालक दिए हैं, उन्हें क्या एक अभागिनी माता पर दया न आवेगी। इसके पहले भी वह कई बार महारानी के दर्शन कर चुकी थी। ऐसा सोचकर उसका मुरझाया हुआ मन आशा से लहलहा उठा। लेकिन जब वह रानी वास में पहुंची तो देखा कि महारानी जी के तेवर बदले हुए थे। उसे देखते ही बोली, तुम्हारा लड़का बड़ा उज्जट है, जरा भी अदब नहीं है, किससे किस तरह बात करनी चाहिए इसका जरा भी सलीका नहीं है। न जाने विश्वविद्यालय में क्या पढ़ा करता है। आज महाराज से उलझ बैठा, कहता था कि बेगार बंद कर दीजिए और एजेंट साहब के स्वागत सत्कार की कोई तैयारियां न कीजिए। इतनी समझ भी उसे नहीं है कि इस तरह कोई राजा की गद्दी पर शक करता है। एजेंट बहुत बड़ा अफसर न सही, लेकिन है तो बादशाह का प्रतिनिधि। उसका आदर सत्कार करना तो हमारा धर्म है। फिर यह बेगार किस दिन काम आवेगी। उन्हें रियासत से जागीरें मिली हुई है, किस दिन के लिए। प्रजा में विद्रोह की आग भड़काना कोई भले आदमी का काम है। जिस पत्तल में खाओ उसी में छेद करो। महाराज ने दीवान साहब का मुंह देखा है, नहीं तो उसे हिरासत में डलवा सकते थे। अब बच्चा नहीं है, 5 हाथ का जवान हो गया है, सब कुछ देखता और समझता है। हम हकीमों से बैर करें तो केलिन निभा कैसे होंगी। उसका क्या बिगड़ता है, कहीं जाकर 500 रुपयों की नौकरी चाकरी पा जाएगा, यहाँ तो करोड़ों की रियासत बर्बाद हो जाएगी। सुनीता ने आंचल फैलाकर कहा, महारानी बहुत सत्य कहती हैं, परंतु अब तो उसका अपराध क्षमा कीजिए। बेचारा लज्जा और भय के मारे घर नहीं गया, न जाने किधर चला गया है। हमारे जीवन का यही एक अवलंब है महारानी, हम दोनों रो रो कर मर जाएंगे। आंचल फैलाकर आपसे भीख मांगती हूँ, उसको क्षमादान दीजिए। माता के हृदय को आपसे ज्यादा और कौन समझेगा। आप महाराज से सिफारिश कर दें। महारानी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर देखा, मानो वह कोई बड़ी अनोखी बात कह रही हो, और बोली, क्या कहती हो सुनीता। उस युवक की महाराज से सिफारिश करूं जो हमारी जड़ खोदने पर तुला हुआ है, आस्तीन में सांप पालूं। तुम किस मुंह से ऐसी बात कहती हो, और महाराज मुझे क्या कहेंगे। ना, मैं इसके बीच में न पड़ूंगी। उसने जो बीज बोए हैं उसका वह फल खाए। मेरा लड़का अगर ऐसा नालायक होता तो उसका मुंह न देखती, और तुम ऐसे बेटे की सिफारिश करती हो। सुनीता ने आंखों में आंसू भरकर कहा, महारानी ऐसी बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती। महारानी तिरस्कार भरे स्वर में बोली, अगर तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगी तो तुमने भूल की। हमारे द्रोही की सिफारिश लेकर हमारे पास आना, इसके सिवा और क्या है कि तुम उसके अपराध को बाल कीड़ा समझ रही हो। अगर तुमने उसके अपराध की भीषणता का ठीक अनुमान किया होता तो मेरे पास कभी न आती। जिसने इस रियासत का नमक खाया हो
वह रियासत के द्रोही के पीठ सहलावे, वह स्वयं राजद्रोही है। इसके सिवा और मैं क्या कहूँ। सुनीता भी गर्म हो गई। पुत्र इसने म्यान के बाहर निकल आया। बोली, राजा का कर्तव्य केवल अपने अफसरों को प्रसन्न करना नहीं है, प्रजा को पालने की जिम्मेदारियाँ इससे कहीं बढ़कर है। उसी समय महाराज ने कमरे में कदम रखा था। रानी ने उठकर उनका स्वागत किया और सुनीता सिर झुकाए निशब्द खड़ी रही। राजा ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ पूछा, यह कौन महिला तुम्हें राजा के कर्तव्य का उपदेश दे रही थी? रानी ने सुनीता की ओर आंख मटकाकर कहा, यह दीवान साहब की धर्मपत्नी है। राजा साहब की त्योरियां चढ़ गई। वह गुस्से में बोली, जब माँ ऐसी पैनी छुरी है तो लड़का जो न जहर का बुझाया हुआ हो। देवी जी, मैं तुमसे यह शिक्षा नहीं लेना चाहता हूँ कि राजा का अपनी प्रजा के साथ क्या धर्म है। यह शिक्षा मुझे कई पीढ़ियों से मिलती चली आई है। बेहतर हो कि तुम किसी से यह शिक्षा प्राप्त कर लो कि स्वामी के प्रति उसके सेवक का क्या धर्म है और जो नमक हराम है उसके साथ स्वामी को कैसा व्यवहार करना चाहिए। यह कहते हुए राजा साहब उसी उन्माद की दशा में बाहर चले गए। मिस्टर मेहता घर जा रहे थे। राजा साहब ने कठोर स्वर में पुकार लगाया, सुनिए मिस्टर मेहता, आपके सपूत तो विदा हो गए, लेकिन मुझे अभी मालूम हुआ कि आपकी देवी जी राजद्रोह के मैदान में उससे भी 2 कदम आगे हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा वह केवल रिकॉर्ड है जिसमें देवी जी की आवाज ही बोल रही है। मैं नहीं चाहता कि जो व्यक्ति रियासत का संचालक हो उसके साये में रियासत के द्रोहियों को आश्रय मिले। आप खुद इस दोष से मुक्त नहीं हो सकते। यह हरगिज मेरा अन्याय न होगा यदि मैं यह अनुमान कर लूं कि आप ही ने यह मंत्र फूंका है। मिस्टर मेहता अपनी स्वामी भक्ति पर यह आपेक्ष न सह सके। व्यतीत कन से बोले, यह तो मैं किस जबान से कहूँ कि दीन बंधु इस विषय में मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन मैं सर्वथा निर्दोष हूँ और मुझे यह देखकर दुख होता है कि मेरी वफादारी पर यूँ संदेह किया जा रहा है। वफादारी केवल शब्दों से नहीं होती। मेरा ख्याल है कि मैं उसका प्रमाण दे चुका हूँ। नई नई दलीलों के लिए नए नए प्रमाणों की जरूरत है। आपके पुत्र के लिए जो दंड विधान था वही आपकी स्त्री के लिए भी है। मैं इसमें किसी भी तरह का रियायत नहीं चाहता हूँ और इसी वक्त इस हुक्म की तामील भी होनी चाहिए। लेकिन दीनानाथ, मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। मुझे कुछ निवेदन करने की आज्ञा न मिलेगी? बिल्कुल नहीं, यह मेरा आखिरी हुक्म है। मिस्टर मेहता यहाँ से चले तो उन्हें सुनीता पर बेहद गुस्सा आ रहा था। इन सभी को न जाने क्या शनक सवार हो गई है। जय कृष्ण तो खैर बालक है, बेसमझ है। इस बुढ़िया को क्या सूझी, न जाने रानी साहिबा से जाकर क्या कह आई है। किसी को मुझसे हमदर्दी नहीं है। सब अपनी अपनी धुन में मस्त हैं। किस मुसीबत से मैं अपनी जिंदगी के दिन काट रहा हूँ यह कोई नहीं समझता। कितनी निराशा और विपत्तियों के बाद यहाँ जरा निश्चिंत हुआ था कि इन सभी ने यह नया तूफान खड़ा कर दिया। न्याय और सत्य का ठीका क्या हमें ने लिया है? यहाँ भी वही हो रहा है जो सारी दुनिया में हो रहा है। कोई नई बात नहीं है। शायद सुनीता महारानी के पास जाकर अपने दिल का बुखार निकाल आई है। गधी यह न समझी कि दुनिया में किसी तरह मान मर्यादा का निर्वाह करते हुए जिंदगी काट लेना ही हमारा धर्म है। अगर भाग्य में यश और कीर्ति बदी होती तो इस तरह दुनिया की गुलामी मैं क्यों करता। लेकिन समस्या यह है कि इसे कहाँ भेजूं। मैके में कोई है ही नहीं, मेरे घर में कोई है ही नहीं। अब मैं इस चिंता में कहाँ तक मरूं। जहाँ जी चाहे जाए, जैसा किया है वैसा भोगे। वह इसी क्षोभ और ग्लानि की दशा में घर पहुँचे और सुनीता से बोले, आखिर तुम्हें भी वही पागलपन सूझा जो इस लड़के को सूझा था। मैं कहता हूँ आखिर तुम्हें कभी समझ आवेगी या नहीं।
क्या सारे संसार के सुधार का बीड़ा हम ही ने उठाया है? कौन राजा ऐसा है जो अपनी प्रजा पर जुल्म न करता हो, उनके स्वप्नों का अपहरण न करता हो? राजा ही क्यों, हम तुम भी सभी तो दूसरों पर अन्याय ही कर रहे हैं। तुम्हें क्या हक है कि तुम दर्जनों खिदमतगार रखो और उन्हें जरा जरा सी बात पर सजा दो? न्याय और सत्य निरर्थक शब्द हैं, जिनकी उपयोगिता इसके सिवा और कुछ नहीं है कि बंधुओं की गर्दन मारी जाए और समझदारों की वाह वाह हो। तुम और तुम्हारा लड़का उन्हीं बुद्धुओं में से एक हो और उसका दंड तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। महाराज का हुक्म है कि तुम 3 घंटे के अंदर रियासत से निकल जाओ, नहीं तो पुलिस आकर तुम्हें निकाल देगी। मैं तो तय कर लिया हूँ कि राजा साहब की इच्छा के विरुद्ध एक भी शब्द मुंह से न निकालूंगा। न्याय का पक्ष लेकर देख लिया न? हैरानी और अपमान के सिवा और कुछ हाथ नहीं आया है। मैं साफ कहता हूँ कि तुम्हारी उड़नदताओं का मैं हर जाना नहीं भरूंगा। मैं गुप्त रूप से तुम्हारी सहायता करता रहूंगा, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। सुनीता ने गर्व के साथ कहा, मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत नहीं है। कहीं भेद खुल जाए तो दीन बंधु तुम्हारे ऊपर कोप का वज्र गिरा देंगे। तुम्हें अपना पद और सम्मान प्यारा है, उसका आनंद से उपभोग करो। मेरा लड़का और कुछ न कर सकेगा तो पाव भर भी आटा तो कमा ही लावेगा। मैं भी देखूंगी कि तुम्हारी स्वामी भक्ति कब तक निभती है और कब तक तुम अपनी आत्मा की हत्या करते हो। मेहता ने तिलमिलाकर कहा, क्या तुम चाहती हो कि फिर उसी तरह चारों तरफ ठोकरे खाता फिरूं? सुनीता ने घावों पर नमक छिड़का, बोली, कदापि नहीं। अब तक तो मैं समझती थी तुम्हें ठोकरे खाने में मजा आता है तथा पद और अधिकार से भी मूल्यवान कोई वस्तु तुम्हारे पास है जिसकी रक्षा के लिए तुम ठोकरे खाना अच्छा समझते हो। लेकिन अब मालूम हुआ तुम्हें अपना पद अपनी आत्मा से भी प्रिय है, फिर क्यों ठोकरे खाओ? मगर कभी कभी अपना कुशल समाचार तो भेजते रहोगे। क्या राजा साहब की आज्ञा लेनी पड़ेगी? अच्छा, राजा साहब में इतनी आत्मीयता है, मुझे तो विश्वास नहीं आता। तुम अभी अपनी गलती पर लज्जित नहीं हो? मैंने कोई गलती नहीं की। मैं तो ईश्वर से चाहती हूँ कि जो मैंने आज किया है वह बार बार करने का मुझे अवसर मिले। मेहता ने अरुचि के साथ पूछा, तुमने कहाँ जाने का इरादा किया है? जहन्नुम में। गलती आप करती हो, गुस्सा मुझ पर उतारती हो। मैं तुम्हें इतना निर्लज्ज न समझती थी। मैं भी इसी शब्द का तुम्हारे लिए प्रयोग कर सकता हूँ, केवल मुख से, मन से नहीं। मिस्टर मेहता लज्जित हो गए। जब सुनीता की विदाई का समय आया तो स्त्री पुरुष दोनों खूब रोए और एक तरह से सुनीता ने अपनी भूल स्वीकार कर ली। वास्तव में इन बेकारी के दिनों में मेहता ने जो कुछ किया वही उचित था। पॉलिटेक्निक एजेंट साहब पधारे और कई दिनों तक खूब दावतें खाई और खूब शिकार खेला। उन्होंने सत्यराज को आदर्श कहा और राजा साहब को न्याय और सेवा का अवतार स्वीकार किया और 3 दिन में रियासत को 2.5 लाख की शपथ लेकर विदा हो गए। मिस्टर मेहता का दिमाग आसमान पर था। सभी उनकी कारगुजारी की प्रशंसा कर रहे थे। एजेंट साहब तो उनकी दक्षता पर मुग्ध हो गए थे। उन्हें राय साहब की उपाधि मिली और उनके अधिकारों में भी वृद्धि हो गई। उन्होंने अपनी आत्मा को उठाकर ताक पर रख दिया था। उनकी यह साधना की महाराज और एजेंट रियासत में ऐसा स्वामी भक्त सेवक दूसरा न था। राजा साहब अब कम से कम 3 साल के लिए निश्चिंत थे। एजेंट खुश है तो फिर किसका भय है। इसी खुशी में सुंदरियों की तो सुराग रसानों का एक विभाग खुल गया जिसका संबंध सीधे राजा साहब से था। इसी विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया। नई नई चिड़िया आने लगी। भय, लोभ और सम्मान सभी अस्त्रों से शिकार खेला जाने लगा। मेहता की ओर से किसी तरह की उन बातों की शंका न थी।
रात के 9 बजे उनकी तलब हुई। अन्नदाता ने हुजूर को याद किया है। मेहता साहब देवरी पर पहुँचे तो राजा साहब टहल रहे थे। मेहता को देखते ही बोले, आइए मेहता, आपसे कुछ खास बातों पर सलाह लेनी है। तहसील खास में एक गांव है लगनपुर, आप कभी वहां गए हैं? हाँ अन्नदाता, एक बार गया हूँ। वहाँ एक धनी साहूकार है, उसी के दीवाने खास में ठहरा था। अच्छा आदमी है, हाँ ऊपर से बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन अंदर पक्का पिचास है। आपको शायद मालूम न हो, इधर कुछ दिनों से महारानी का स्वास्थ्य बिगड़ गया है और मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें किसी औषधालय में भेज दूँ। वहाँ सब तरह की चिंताओं एवं झंझटों से मुक्त होकर आराम से रहेंगी। लेकिन रानी वास में एक रानी का रहना लाजिम है। कभी राजे महाराजे भी रानियों के साथ आ जाते हैं। रानी के बगैर आदर सत्कार कौन करेगा? मेरे लिए यह वैयक्तिक प्रश्न नहीं, राजनीतिक समस्या है और शायद आप भी मुझसे सहमत होंगे। इसीलिए मैंने दूसरी शादी का इरादा कर लिया है। उस साहूकार की एक लड़की है जो कुछ दिनों अजमेर में शिक्षा पा चुकी है। मैं एक बार उस गांव से होकर निकला तो मैंने उसे अपने घर की छत पर खड़ी देखा। मेरे मन में तुरंत भावना उठी कि अगर यह रमणी रानी वास में आ जाए तो रानी वास की शोभा बढ़ जाए। मैंने महारानी की अनुमति लेकर साहूकार के पास संदेशा भेजा है, किंतु मेरे द्रोहियों ने उसे कुछ ऐसी पट्टी पढ़ा दी कि उसने मेरा संदेशा स्वीकार न किया। कहता है कन्या का विवाह हो चुका है। मैंने कहलवावा भेजा, इसमें कोई हानि नहीं है, मैं तैयार हूँ। लेकिन वह दुष्ट बराबर इनकार किए जाता है। आप जानते हैं प्रेम आराध्य रोग है, आपको भी शायद इसका कुछ न कुछ अनुभव हो। बस यह समझ लीजिए कि जीवन निरादर हो रहा है, नींद और हराम हो गई है, भोजन से अरुचि हो गई है। अगर कुछ दिन यही हाल रहा तो समझ लीजिए कि मेरी जान पर बन आवेगी। सोते जागते वही मूर्ति आंखों के सामने नाचती रहती है। मन को समझाकर हार गया और अब विवश होकर मैंने कूटनीति से काम लेने का निश्चय किया है। प्रेम और समझ में सब कुछ क्षम्य है। मैं चाहता हूँ आप थोड़े से मातावर आदमियों को लेकर जाएं और उस रमणी को किसी तरह यहाँ ले आए। खुशी से आए खुशी से, बल से आए बल से। इसकी चिंता नहीं कि मैं अपने राज्य का मालिक हूँ। इसमें जिस वस्तु पर मेरी इच्छा हो उस पर किसी दूसरे व्यक्ति का नैतिक या सामाजिक सत्ता तो नहीं हो सकता। यह समझ लीजिए कि आप ही मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। कोई दूसरा ऐसा आदमी नहीं है जो इस काम को इतने सुचारू रूप से पूरा कर दिखावे। आपने राज्य की बड़ी बड़ी सेवाएं की हैं। यह उस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी और आप जन्म जन्मांतर तक राजवंश के इष्टदेव समझे जाएंगे। मिस्टर मेहता का मरा हुआ आत्मगौरव एकाएक सचेत हो गया। जो रक्त चीरकाल से प्रवाह शून्य हो गया था उसमें सहसा उद्वेग हो उठा। त्योरियां चढ़ाकर बोले, तो आप चाहते हैं मैं उसे किडनैप करूं? राजा साहब ने उनके तेवर देखकर आप पर पानी डालते हुए कहा, कदापि नहीं। मेहता बोले, आप तो मेरे साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। मैं आपको अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज रहा हूँ। कार्य सिद्धि के लिए आप जिस नीति से चाहे काम ले सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। मिस्टर मेहता ने और भी उत्तेजित होकर कहा, मुझसे ऐसा पापजनक काम नहीं हो सकता। राजा साहब की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना पाजीपन है। जो आज्ञा नीति और धन के विरुद्ध हो उसका पालन करना बेशक पाजीपन है। किसी स्त्री से विवाह का प्रस्ताव करना नीति और धर्म के विरुद्ध है। इसे आप विवाह कहकर विवाह शब्द को कलंकित कर रहे हैं। यह बलात्कार है। आप अपने होश में हैं। खूब अच्छी तरीके से मैं आपको धूल में मिला सकता हूँ तो आपकी गद्दी भी सलामत न रहेगी।
मेरी नेकियों का यही बदला है नमक हराम। आप अब शिष्टाचार की सीमा से आगे बढ़े जा रहे हैं। राजा साहब, मैंने अब तक अपनी आत्मा की हत्या की है और आपके हर एक जा और बेजा हुक्म की तामील भी की है, लेकिन आत्मसेवा की भी एक हद तक होती है जिसके आगे कोई भला आदमी नहीं जा सकता। आपका यह कृत्य जघन्य है और इसमें जो व्यक्ति अपना सहायक हो वह इसी योग्य है कि उसकी गर्दन काट ली जाए। मैं ऐसी नौकरी पर लानत भेजता हूँ। यह कहकर वह घर लौट आए। रातों रात बोरियां बक्सा समेटकर रियासत से निकल गए, मगर इसके पहले सारा वृत्तांत लिखकर उन्होंने एजेंट के पास भेज दिया था। जब यह समाचार एजेंट को मिला तो वह राजा साहब को राजगद्दी से हटा दिया। राजा साहब अपनी करनी को पाकर दर दर की ठोकरें खाने लगे। सभी प्रसन्न थे कि राजा साहब को उनकी करनी का फल मिल चुका था।